वर्क है, तो उस वर्क में हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स। कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो कैसे वर्क करता है, कितना वर्क करता है, वो हम सीखेंगे। तो इसके 3 मेथड्स है वर्क कैलकुलेट करने के लिए। 3 मेथड्स हैं जो अलग अलग कंडीशंस में एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला मेथड है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो वेरिएबल नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो फोर्स इसमें कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें। तो हमने वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट सीखा था, तो उससे हमें पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसमें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है वो स्केलर है। इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा तो वर्क की कैलकुलेशन होगी। तो ये हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का कोसाइन, यानी कि कॉस थीटा। तो देखिए सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल है। तो जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेगा वो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होगा। इसका मतलब समझिए, इसको आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे इसको आप लिख सकते हो F इंटू एस कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हो S इंटू एफ कॉस थीटा। तो देखिए जो S है, अगर इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप जो छोटी क्लासेस में वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें तब डायरेक्शन आपको नहीं सिखाया जाता था, लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप तभी लगा सकते हो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, थीटा है, तो हम क्या करेंगे कि एक का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में निकालेंगे। जैसे हमने एस का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में निकाल लिया, एस कॉस थीटा हो तो जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। या आप इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल। तो इसको डिफरेंट केसेस में पढ़ते हैं। पहला केस, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, यानी कि थीटा अगर 0 डिग्री है, तो ये जैसे ऑब्जेक्ट है ये फोर्स हो गया और इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी, तो फिर जो वर्क डन है वो हो जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा केस है, अगर थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री की पोजीशन पे लग रहा है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज F into S into cos 90 and cos 90 is 0. तो अगर फोर्स आप परपेंडिकुलर लगाओगे डिस्प्लेसमेंट के तो फिर वर्क डन 0 हो जाएगा। थर्ड है अगर 180 डिग्री है, जैसे सपोज करिए कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में। जैसे आप एक व्हीकल है, कोई व्हीकल मूव कर रहा है और आपने ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक जो फोर्स लगाएगा वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो थीटा अगर वर्क 180 डिग्री होगा तो W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब -1, तो ये माइनस FS होगा। तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो वर्क डन, इससे हमने ये सीखा कि वर्क डन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी 0 और वर्क डन कैन बी नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब होगा कि जो cos थीटा है वो नेगेटिव होगा। देखो फोर्स और s का डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव क्या होगा? cos थीटा। और अगर cos थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव का होने का मतलब है कि cos थीटा नेगेटिव होगा, और cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि थीटा ऑब्ट्यूज होगा। तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, यानी कि 0 से 90 के बीच में, तब तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर 90 डिग्री है तो 0, और ऑब्ट्यूज है 90 से 180 के बीच में तो नेगेटिव, और 180 पे भी नेगेटिव, माइनस एफएस के बराबर। तो नेगेटिव का मतलब है, इसलिए आप हमेशा वर्क डन को साइन के साथ यूज करोगे। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, आपको समझना पड़ेगा कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg। इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है इस तरफ से, और एक 2 न्यूटन का फोर्स इस तरफ। इसका वेट वो भी एक फोर्स होता है, 2g नीचे की तरफ होगा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन वो भी एक फोर्स है, तो वो 2g ऊपर की तरफ। तो इस ऑब्जेक्ट पे कुल मिला के 4 फोर्सेस लगे हुए हैं अलग अलग डायरेक्शन, और हमें हर फोर्स का वर्क डन निकालना है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। इसमें हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय 10 न्यूटन, फिर वर्क डन बाय 2 न्यूटन, वर्क डन बाय 2g। 2g मतलब वेट, एंड वर्क डन बाय n इज इक्वल टू 2g, नॉर्मल रिएक्शन। इन सब के वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है, और फिर नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स, नेट वर्क डन मतलब नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एस। तो आप देखिए कि सबका अलग अलग फोर्स निकालिए, और फिर इससे फोर्स निकालिए, और दोनों को चेक करिए कि इन सबका सम इसके इक्वल आता है या नहीं। तो 10 न्यूटन का फोर्स निकालो, ये हो जाएगा 10 इंटू 2, 20 जूल। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 2 न्यूटन। ये हो जाएगा -2 इंटू 10, -2 इंटू 2, फोर्स 2 न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अगर थीटा 180 डिग्री होता है
तो माइनस आ जाएगा और ये -4 जूल हो जाएगा। 2g परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ये 2g ये वाला भी परपेंडिकुलर है तो इसका 0 और नॉर्मल रिएक्शन का भी 0। तो नेट फोर्स नेट सारे अगर मिला दिए जाए तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा 20 - 4 + 0 + 0 = 16 जूल। अब देखिए एफ नेट और एफ नेट कितना हो जाएगा, ये 2g इस 2g को कैंसिल कर देगा, ये 10 - 2 तो नेट फोर्स हो गया 8 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 तो 8 × 2 = 16। तो वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन निकाल के ऐड कर सकते हैं, टोटल वर्क डन आ जाएगा, या टोटल फोर्स निकाल के फिर ये फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चाहे तो आप पहले सारे फोर्सेस कैलकुलेट करके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। यहाँ पे तो जो नेट फोर्स आया है 8 जूल वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जो नेट फोर्स आएगा 8 न्यूटन वो 10 - 2 इसी डायरेक्शन में हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो इसलिए थीटा 0 हो गया तो सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आपसे वर्क डन पूछा जाए तो आपको उसी फोर्स का वर्क डन निकालना है जिस फोर्स से आपसे पूछा गया। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है फोर्स डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसका फोर्स कैलकुलेट करना है। अगर आपसे पूछा जाता है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो इसका वर्क डन बाय 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय 2 न्यूटन अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स वर्क करता है और जिस फोर्स का वर्क आपसे पूछा जाएगा उसी फोर्स के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो फोर्स है वो आपको कंपोनेंट फॉर्म में भी मिल सकता है। तो जो कांस्टेंट फोर्स है दैट कैन बी इन कंपोनेंट फॉर्म आल्सो। तो कांस्टेंट फोर्स अगर आपको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ हो, जैसे एफ वेक्टर दिया हुआ है आपको, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये जेड कंपोनेंट हो गया, लेकिन ये सब कांस्टेंट्स है। इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस, उसको भी आपको इस तरह से लिखा होगा, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट को जरा याद करिए, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, आई का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट तो 1। तो जो सेम कंपोनेंट है उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एक्स एस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ वाई एस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफ जेड एस जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें जरा, आप भूल गए होंगे कि वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर सपोज करिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है, जैसे सपोज करो x1 y1 z1 एक पॉइंट और बी तक पहुंचता है और बी के कंपोनेंट हैं x2 y2 z2, ये ए से बी तक ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ए बी। तो बताइए कि ये ए बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद है किसी को, हमने 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनका वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो कैसे वेक्टर आता है। नहीं बता रहे बेटा, किसी को याद है ए बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हो सकता है शायद। डिस्टेंस फॉर्मूले से वेक्टर नहीं आएगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए और बी के बीच की डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस नहीं निकालना है हमें, वेक्टर कैलकुलेट करना है।
ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? तो ए बी वेक्टर की वैल्यू होती है बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें, और बी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और OA हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो कोऑर्डिनेट से हमें पोजीशन वेक्टर्स मिलता है, और जब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकालते हैं तो बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पोजीशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस किया जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स वेक्टर तो आपको दिया हुआ होगा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं दिया हुआ होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। डॉट प्रोडक्ट बड़ा सिंपल है, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से, और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। एक एग्जांपल देखिए, अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी। एक बॉडी ए से बी तक डिस्प्लेस करी जाती है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ए से लेके बी तक डिस्प्लेस किया जाता है। ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस 6k, और बी का भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 6i माइनस 4j प्लस 2k। इस पे एक फोर्स लगाया जाता है, F की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस 3j माइनस k न्यूटन, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर में है, दिस इज इन मीटर, ये पोजीशन वेक्टर्स आर इन मीटर। तो वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है कि वर्क डन कितना होगा। तो उसमें पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर। तो बी के पोजीशन वेक्टर ए से इसको माइनस कर देंगे, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हो गया 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ये फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो Fx Sx यानी कि 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू माइनस 8, और फिर ये माइनस 1 इंटू 8, 8 माइनस 24 माइनस 8, ये 8 से 8 कट जाएगा और ये माइनस 24 जूल आ जाएगा। तो जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। जैसे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो इसमें जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से लग रहा होगा, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो वर्क डन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। वर्क डन नेगेटिव का मतलब हो गया कि थीटा इज ऑब्ट्यूज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक हमने देखा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसका वर्क डन कैसे निकालें। अब नेक्स्ट है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो उसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब है कि ये वाला जो फोर्स है ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। तो देखिए ये x है डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स है।
और जो फोर्स है जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है फोर्स बदलता जा रहा है, मतलब ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है। तो आप अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो एक्स यूनिट हो जाएगा और जो फोर्स है वो एफ यूनिट, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कॉमा एफ हो। तो एक्स कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा और वाई कोऑर्डिनेट फोर्स को डिनोट करेगा। तो आप देखिए ये जो फोर्स है वो बदल रहा है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये वेरिएबल फोर्स है। सपोज करिए कि ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया इस पॉइंट से, और ये वाली जो पॉइंट है ये x1 कोऑर्डिनेट, और ये यहाँ तक चला तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x। तो हम इसमें एक छोटे से इंटरवल के लिए, जैसे यहाँ पे हम इसको एक छोटे से इंटरवल के लिए फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं। ये जो बहुत छोटा सा इंटरवल है ये dx हो गया। तो dx डिस्प्लेसमेंट dx बहुत dx इज 10 to 0, तो जो फोर्स है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। और जो वर्क डन है वो एक बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वो एफ dx हो जाएगा। एफ डॉट dx। तो अगर हम इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स एफ फ्रॉम x टू x प्लस dx। तो ये x से यहाँ पे सपोज करिए x है, ये x प्लस dx हो गया, तो ये जो एरिया है ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको इस तरह के छोटे छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इसमें जो लिमिट्स होंगी वो x1 से लेके x2 तक जाएगी। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पे जो वर्क डन है ये f dx आ जाएगा, x1 से लेके x2। ये जो फोर्स है ये इसका x कंपोनेंट होगा। अगर फोर्स x एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, सपोज करिए कि उसका एक कंपोनेंट y एक्सिस की डायरेक्शन में भी है, तो जैसे एफ एक्स डी एक्स निकाला है वैसे ही एफ वाई डी वाई निकालेंगे, वो y एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका वर्क डन आ जाएगा। z कंपोनेंट होगा तो उसका भी वर्क डन इसी तरह से निकालेंगे। तो अगर फोर्स सिर्फ x का फंक्शन है तो ये फॉर्मूला, अगर y का फंक्शन है तो एफ वाई डी वाई, और अगर z का फंक्शन है तो एफ जेड डी जेड हो जाएगा, और सब है तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ये वाला एक और बार समझा दो, वाई कंपोनेंट वाला। जैसे ये जो है ये वर्क डन है अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वर्क डन वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो यहाँ पे y1 y2 आ जाएगा और फिर हम y का y कंपोनेंट लेंगे फोर्स का। और अगर उसमें z कंपोनेंट भी है तो z कंपोनेंट के अलोंग फोर्स हो जाएगा z1 z2, और यहाँ पे फोर्स का z कंपोनेंट है। तो फोर्स अगर x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये, z एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये, और अगर तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में नहीं है स्पेस में है तो x एक्सिस के अलोंग अलग वर्क डन निकालेंगे, y एक्सिस के अलोंग अलग और z एक्सिस के अलोंग अलग। तो फोर्स वे में क्या होता है, तीनों कंपोनेंट होते हैं। अगर फोर्स आपको दे रखा है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो ये इसका फोर्स अलग निकलेगा, इसका फोर्स, इसका वर्क डन अलग निकलेगा और इसका वर्क डन अलग निकलेगा। और अगर फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बस यही वर्क डन बचेगा। अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये वर्क डन बचेगा। ऐसे ही जेड के लिए। क्लियर है बेटा? यस सर। इसका एक एग्जांपल देखिए।
एग्जाम्पल है अ फोर्स F इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। फोर्स दे रखा है 2 प्लस एक्स, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। वेरिएबल फोर्स है क्योंकि एक्स वेरिएबल है, एक्स ऑन अ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में है, वेयर एफ इज इन न्यूटन, ये जो फोर्स है ये न्यूटन में है, एंड एक्स इज इन मीटर, एक्स जो है वो मीटर में। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू 2 मीटर। एक्स जो है वो 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक डिस्प्लेस करता है, इसका वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन हो जाएगा fx डॉट x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x, ये फॉर्मूला होगा। तो f की वैल्यू होगी 2 प्लस x और x dx, f डॉट dx, fx dx, तो ये dx आ जाएगा और इसमें x1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा 2, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो 2 का इंटीग्रेशन 2x हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, x इस पर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x इस पर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x इस पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, लिमिट डाल दीजिए इसके अंदर, तो ये 1 से लेके 2 तक हो जाएगा। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, तो 4 प्लस 4 बाई 2, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और ये 2 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, तो ये 9 बाई 2 यानी कि 4.5 जूल आ जाएगा। तो वर्क की यूनिट हो गई जूल, तो वर्क डन हो गया। ये 5 बाई 2, 7 बाई 2 3.5 जूल आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ दिया हुआ है, ये फोर्स है न्यूटन में और ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ये जो मैक्सिमम फोर्स है ये 10 न्यूटन दिया हुआ है, ये -5 है। -5 का मतलब है कि जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है ये 10 मीटर और ये जो पॉइंट है ये 15 मीटर। तो इसमें पूछा गया है कि वर्क डन बताना है, फर्स्ट में वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 10 मीटर, तो 0 से लेकर 10 मीटर तक फोर्स बताइए कितना होगा। तो अभी हमने पीछे सीखा था कि जो फोर्स है, फोर्स तो क्या चीज होती है, फोर्स इज इक्वल टू x1 x2 f dx, ये होता है। तो दिस इज एरिया बिटवीन फोर्स एंड x एक्सिस, तो ये फोर्स का x एक्सिस तक का एरिया हमें कैलकुलेट करना होता है, तो ये हमें एरिया कैलकुलेट करना है 0 से लेकर 10 मीटर, तो ये वर्क डन हो जाएगा हाफ बेस, ये बेस 10 हो जाएगा और हाइट, ये हाइट भी 10 हो जाएगी, तो 100 बाई 2 50 जूल वर्क डन आ जाएगा। तो अगर आप फोर्स का
एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकाल लेंगे तो वो वर्क डन आ जाएगा। फिर पूछा है x इज इक्वल टू 10 to 15 मीटर। सेकंड पार्ट में वर्क डन निकालिए, x इज इक्वल टू 10 मीटर टू x इज इक्वल टू 15 मीटर। तो 10 से 15 तक ये हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 5 हाफ बेस हो गया 5, 15 माइनस 10 और हाइट हो गई -5। तो -12.5 जूल। और थर्ड पार्ट में पूछा है 0 to 15 मीटर, x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 15 मीटर तक वर्क डन पूछा। तो जो पहले पार्ट में वर्क डन निकाला था और जो दूसरे पार्ट में वर्क डन निकाला था, उन दोनों को ऐड कर दीजिए तो वो 0 से लेकर 15 तक हो जाएगा। तो ये 50 जूल पॉजिटिव वर्क है और -12.5 जूल नेगेटिव। तो ये जो टोटल वर्क डन है ये 35.7 जूल होगा। तो जो एक्स एक्सिस से ऊपर एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा वो तो पॉजिटिव होगा, और जो एक्स एक्सिस से नीचे एरिया आएगा वो नेगेटिव होगा। तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेंगे और एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो ये नीचे वाला जो एरिया है वो नेगेटिव वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और ग्राफ देखिए, इस तरह का ग्राफ लिया, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये 10 न्यूटन और ये 2 मीटर। ये -10 न्यूटन और ये -2 मीटर। तो पहले पार्ट में पूछा है वर्क डन कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाला पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 0, ये -2। तो फोर्स और x एक्सिस के बीच में ये वाला एरिया आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे है, यानी कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। तो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए ये -2 से 0 तक, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉजिटिव। -2 से 0 तक पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 माइनस -2। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसको नेगेटिव ले लेता है। नेगेटिव नहीं लेना है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि -2 से 0 तक होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा x वो आएगा x2 माइनस x1। सर एक और बात बता दीजिए कि -2 पॉजिटिव कैसे हुआ? बता रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन, ये -2 से 0 जा रहा है, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे। आ रहा है समझ में बेटा? डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 0 में से -2 को माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 2 मीटर आ जाएगा, और जो फोर्स है वो नेगेटिव -10। तो ये -10 जूल हो जाएगा। सर ऑडियो करेक्ट कर रही है। कोई बात नहीं, दिख तो रहा है बेटा? यस सर। हाँ, थोड़ा मैनेज कर लो, थोड़ा समझ में आएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है कभी, थोड़ी देर में हो जाएगा अपने आप ही से। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये 0 -2 से 0 तक जा रहा है, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दीजिए, 2 मीटर आ गया। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है कि 0 से 2 मीटर तक वर्क डन कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। तो वर्क डन हो जाएगा हाफ डिस्प्लेसमेंट,
तो 2 में से इसको 0 को माइनस कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट आ गया। और फोर्स हो गया 10 न्यूटन, तो ये 10 जूल हो गया। तो अगर आप टोटल वर्क डन निकालोगे तो ये जो टोटल वर्क डन है x इज इक्वल टू -2 से लेके x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो जितना पॉजिटिव वर्क डन होगा उतना ही नेगेटिव वर्क डन होगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा W1 + W2, दैट इज -10 जूल + 10 जूल। तो नेट वर्क डन 0। तो जितना पॉजिटिव वर्क डन है उतना ही नेगेटिव वर्क डन है, और नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है वर्क डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि अगर आप एक डिस्प्लेसमेंट लेते हो छोड़ा सा ds, तो फोर्स है वो सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये 0 होगा क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये वर्क डन वाला जो पार्ट है ये खत्म हो गया। अब आपको मैं एक असाइनमेंट शीट भेजूंगा, वो असाइनमेंट शीट आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक बेटा, तो ये वर्क डन के क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके।